आदरणीय सम्मानीय मित्रों, नमस्ते। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत उपस्थित हैं जो कवि के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक उचित शीर्षक स्थान पर पहुंच चुके हैं और ऐसे शख्सियत जिसके जीवन शैली के बारे में हम जानकर मोटिवेशन की प्राप्ति होगी, हमको मोटिवेशन हमको मिलेगा। और ऐसे शख्सियत जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा में व्याख्याता हिंदी के पद पर पदस्थ हैं, श्री प्रभात कुमार शर्मा का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आप यहां वीडियो अंतिम तक देखिए, उनके जीवन शैली के बारे में आप सुनेंगे तो आई होप आपको जरूर ही मोटिवेशन मिलेगी। सर, सबसे पहले क्वेश्चन था सर के लिए मेरा, आपके बचपन से लेकर अब तक का घटित घटनाओं के बारे में बताइए। जहाँ तक मुझे याद है, एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मैं एक भगवती पंडित का पोता रहा और एक हेडमास्टर का पुत्र रहा। बचपन से ही घर में कला के प्रति अपने बड़ों का रुझान देख के मैं भी उसी सांचे में अपने आप को ढालने लगा और उसी सांचे में ढलते ढलते आज तक मेरा यह सफ़र जारी है। आज तक मैं रुका नहीं हूँ। चाहे स्कूल की बात हो, कक्षा चौथी से पहली बार मैं मंच में आया और मंच में आते ही मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि मुझ में कुछ है और निरंतर मैं आगे बढ़ते गया। उसके बाद कॉलेज गया, कॉलेज में भी वही क्रम जारी रहा। यहाँ तक कि हम लोग चाचा लोगों के पास बैठते हैं, तब भी चाचा लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, प्रभात कोई कविता सुना, प्रभात चल गाना गाते हैं। फिर एमए करने में बिलासपुर गया, वहाँ पे भी वही माहौल मुझे मिला। वहाँ के डीपी कॉलेज से ही प्रोफेसर ने मुझको प्रोत्साहित किया और मैं मंचों पे जाता रहा। उसके बाद कॉलेज का दौर शुरू हुआ, कॉलेज में अध्यापन का दौर शुरू हुआ। वहाँ पे भी मैं एक सामान्य कहा जाए, खास तो नहीं कह सकता, कलाकार के रूप में स्थापित रहा। और इसके बाद पोस्टिंग कोरबा में हुई और यहाँ भी हमारे दोस्त यार जानते हैं कि प्रभात कुछ लिख सकता है और वो क्रम आज भी जारी है। और मुझे ऐसा विश्वास है, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये क्रम चलता रहेगा। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन था आपसे, आपने कविता लिखना कब शुरू किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? कविता लिखने की शुरुआत यदि मैं कहूँ तो मेरे जीन्स में शामिल है। जीन्स में शामिल इसलिए है जी, मेरे डीएनए में शामिल इसलिए है जी, क्योंकि मेरे दादा अच्छे कवि थे। मेरे पापा भी बहुत अच्छे कवि रहे। पापा के नाना भी बहुत अच्छे कवि रहे। पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे द्विवेदी युग के बहुत अच्छे कवि थे वो, पापा के नाना। और बचपन में जब मैं छोटा था तो पापा के पास कई बड़े बड़े कवि आया करते थे, जैसे कल्याण स्वरूप मिश्रा, खम्भन प्रसाद साहू, जो आज छत्तीसगढ़ जनादेश के संपादक हैं। ये सब मेरे पास आया करते थे। उस समय मेरे पापा साधना साहित्य समिति कटगी के अध्यक्ष थे। उनके पास कविताओं को चेक कराने आया करते थे। मैं भी उनको देखा करता था और छुप पर्दे की आड़ में छुप के कविताएं सुना करता था। तो पापा दो गीत सुनाया करते थे, एक पैरोडी रचना थी और एक उनकी स्वयं की लिखी देशभक्ति रचना थी। कुछ अंश आपको सुना देता हूं मैं। पैरोडी रचना कुछ इस प्रकार थी, खादी की पोशाक है तेरी, सेव गुलाबी गाल, एक तू ही धनवान है नेता, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है नेता, बाकी सब कंगाल। और दूसरी रचना है जिसने मुझे कवि बनाया, पापा की सबसे प्रसिद्ध रचना जिसको मैं अक्सर सुना करता था, कल्याण स्वरूप मिश्रा को पापा सुनाया करते थे और मैं उसको सुना करता था। वो पापा की मेरे दृष्टिकोण से कालजयी रचना है। तुम ही पर
तन हो न्योछावर तुम्हारे काम आऊं मैं, तुम्हारा ही पुजारी हूँ, तुम्हारे गीत गाऊं मैं, तुम्ही पर तन हो न्योछावर। इसके बाद मैं टूटी पीटी कुछ कुछ लिखते रहा, जी त्योहारों पे लिखता था, पापा को दिखाता था। मेरे पापा बोला करते थे, बेटा इससे पेट नहीं भरेगा, पेट भरने को तुमको पढ़ना पड़ेगा और कोई मुकाम हासिल करना पड़ेगा। तब भी छुप छुप के मैं लिखते रहता था। और उस समय पापा की कविताएं पेपर में छपती थी, नवभारत में, काव्य कुछ अंग में, तो उसको पढ़ता था और अपने आप को भी उस सांचे में ढालने का प्रयास किया करता था। फिर धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा और कक्षा 11वीं की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हुई, उसमें निबंध लिखने के लिए कहा गया था। अच्छा। तो निबंध को पूरा मैं पद्य में लिख दिया था। अच्छा, पूरे निबंध को एक कविता में लिख दिया था। स्कूल के समय? स्कूल के समय। अच्छा। पूरे निबंध को कविता में लिख दिया था। उसी स्कूल में मेरे पापा हेडमास्टर थे, उसी स्कूल की लेक्चरर जहां मैं पढ़ता था, प्रतिभा अग्रवाल, हिंदी की लेक्चरर थी, वो मेरे पापा को दिखाई। पापा मेरे को डांटे, फिर मैडम ने कहा नहीं सर आप इसको डांटिए मत, अच्छी प्रतिभा इसके अंदर विद्यमान है, इसको उभारने का प्रयास कीजिए। और फिर वो इस प्रकार से शुरुआत हुई। इस प्रकार से शुरुआत हुई। वैसे पहले भी और लिख चुका होता, लिखा था, लेकिन वो याद नहीं मुझे। ये सबसे ज्यादा घटना याद है, पापा के सामने उनको लगा कि मेरे बेटे में भी कुछ है। बस यही शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड क्वेश्चन था आपके लिए, आपके विचार से संघर्ष और साहित्य का कैसा संबंध है? सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने कहा गया है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपके अंदर एक कलाकार का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलाकार तभी पैदा होता है जब इंसान संघर्ष करता है। इसी दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि कविता और संघर्ष में कोई अंतर नहीं है, कविता ही संघर्ष है, संघर्ष ही कविता है, एक दूसरे परस्पर भी। क्योंकि मेरी जितनी भी रचनाएं हैं सबको मैंने अपने संघर्ष के हिसाब से ही लिखा है, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे देश में व्याप्त समस्या पे हो, चाहे किसी गरीब की दुर्दशा का चित्रण हो, चाहे किसी बांझ औरत के पीड़ा का चित्रण हो, अच्छा, चाहे किसी प्रेयसी की पीड़ा का चित्रण हो। कवि जो देखता मुझे ऐसा लगा कि मेरी पीड़ा ही सबकी पीड़ा है, और हर कवि यही करता है, अपनी पीड़ा को सबकी पीड़ा बनाने का प्रयास करता है, सर्वव्यापकता लाने का प्रयास करता है। इसी कारण से कोई भी गीत सुनेंगे आप, कोई भी कविता सुनेंगे आप, कि तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही पीड़ा है, मेरे ही पीड़ा तो दूसरे की पीड़ा नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ संघर्ष का बहुत ज्यादा सम्मिश्रण मेरी कविताओं में रहा। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा मैं, जिस समय बेरोजगार था, कविता के माध्यम से बताइएगा। अगर जिस समय बेरोजगार था उस समय बहुत पीड़ा का अनुभव किया करता था। अब चूंकि पीड़ा माता पिता से नहीं कहा जा सकता, उस समय एक प्राइवेट स्कूल में कुछ महीने के लिए पढ़ाया था, उस समय लिखा था, जब स्टार्टिंग थी कॉलेज में पढ़ाने से पहले। अच्छा, स्कूलों में एमए पढ़ के निकला था, एमए करके निकला था, उसको एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया था टाइम पास के लिए। तो उस समय अपनी पीड़ा को मैं चित्रित किया था, जाने किन जन्मों के पापों का फल पाता हूँ, कल भी भटका करता था, आज भी भटके जाता हूँ, जाने किन जन्मों के पापों का फल पाता हूँ, कल भी भटका करता था, आज भी भटके जाता हूँ, चंद घड़ी अपनों के सहारे का एहसास होता, दूजे पल उनके ही तानों से दिल रोता, जाने किन जन्मों के पापों का फल पाता हूँ, कल भी भटका करता था, आज भी भटके जाता हूँ। एक और पीड़ा है, जिस समय डबरा कॉलेज में था, संविदा नियुक्ति में डबरा कॉलेज में था मैं, उस समय जिस घर में रहता था वहाँ मकान मालिक की बेटी बांझ थी। अच्छा, शादी होकर जांजगीर गई थी वो। अच्छा, लेकिन बांझ होने की पीड़ा को बहुत दुख होता है, रो रो के व्यक्त करती थी।
एक दिन उसकी पीड़ा को मैं सुना और उसको अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया। हल्का सुना देता हूँ आपको मैं। ठड़गी बंठी सुन सुन के पाक गिस मोर कान, ठड़गी बंठी सुन सुन के पाक गिस मोर कान, कौन घड़ी मोरो पीरा हर बे भगवान, कौन घड़ी मोरो पीरा हर बे भगवान, ठड़गी बंठी सुन सुन के पाक गिस मोर कान, ठड़गी बंठी सुन सुन के पाक गिस मोर कान, कौन घड़ी मोरो पीरा हर बे भगवान। और ऐसे ढेर सारे संघर्ष हैं जिन पे मैंने कविताएं लिखी है। वो उसको आप मेरा ही संघर्ष समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, मेरे दृष्टिकोण से संघर्ष ही कविता है और कविता ही संघर्ष है। तो एक दूसरे से भिन्न हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे बहुत से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, और आगे आपका सपना क्या है? मेरा सपना, सपने तो हर किसी के होते हैं। मेरा सपना भारत के एक ऐसे कवि के रूप में स्थापित होने का है जिसकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में छपे, ऐसा मेरा सपना है। और एक मैं ऐसे संसार की स्थापना भी करना चाहता हूं जिस संसार में कोई किसी का शोषण ना करे, सब सुख चैन के साथ, सब सुख चैन के साथ जीवन यापन करें। यही मेरा सपना है। इन्हीं भावनाओं से सन्निहित आपको एक गीत सुना देता हूं मैं, मेरा लिखा हुआ। हुलिया बदलूं जग का जो मेरा बस चले, हुलिया बदलूं जग का जो मेरा बस चले, नफरत का वजूद मिटे प्यार ही प्यार पले, हुलिया बदलूं जग का जो मेरा बस चले, नफरत का वजूद मिटे प्यार ही प्यार पले, हुलिया बदलूं जग का। ये मेरा सपना है। और मेरे हिसाब से सबका सपना यही होना चाहिए कि हम प्रेम से संसार में जीने के लिए आए हैं, प्रेम से संसार में जिए, किसी के हृदय को दुखाने का कार्य ना करें। यदि आपने किसी के हृदय को भी दुखाने का कार्य किया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो समझो आपको जीने की कला नहीं आई। ऐसा मेरा मानना है। और आपने मुझे बुलाया। आदरणीय, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कविता लिखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे और उनको कैसे सजेशन देंगे कविता लिखने के लिए, जो सबके लिए एक मोटिवेशनल हो, सब आगे बढ़ के कविता को अपना स्थान देना शुरू करें और कुछ टूटी मुटी ढंग से वो कविता लिखना चाहें, तो कैसे शुरुआत करेंगे आप? वास्तव में कविता लिखा नहीं जाता, कविता लिखा जाता है। लिखा जाता है जी। जब आपका मन भावुक हो जाता है तो उसी प्रकार फूट जाता है जिस प्रकार फूल से सुगंध अपने आप चारों ओर फैलने लगता है। तो यदि आप में प्रतिभा है, यदि आप में नैसर्गिक कविता दो प्रकार का होता है, एक सीखा जाता है, दूसरा आदमी स्वयं लिखता है। जी। कविता स्वयं लिखाता है, यानी वो आपके अंदर की आत्मीयता। हाँ, आपके अंदर भावुकता जैसे ही पैदा होगी आप कविता खुद बहुत लिखेंगे। दूसरी कला वो है जिसमें आप कविता लिखना सीखते हैं। काव्य शास्त्र में इसकी चर्चा हुई है, लेकिन माना यह गया है जिस कविता को इंसान अध्यावसाय से सीखता है वह कविता ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करती, बजाय जो कविता लिखने की क्षमता एक ईश्वर प्रदत्त होता है व्यक्ति में होती है। और उसके लिए वैसे माहौल होना फिर भी आज चूंकि सीखने सिखाने का जमाना है, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त बनाइए जो आपको इन सब बारे में मार्गदर्शन करता रहे। आपके हृदय, जब तक आपका हृदय कोमल नहीं होगा तब तक आप कविता नहीं लिख सकते। हृदय का कोमल होना बहुत जरूरी है। हृदय का कोमल होना बहुत आवश्यक है और ऐसे माहौल में रहना भी बहुत जरूरी है। हृदय का कोमल होना बहुत जरूरी है। जब तक कोमल नहीं रहेगा तब तक आप कविता नहीं लिखेंगे। तो हृदय को कोमल बनाइए, हृदय में सबके प्रति प्यार की भावना रखिए, तो आप स्वयं कवि हैं, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर, और आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। आपको जीवन शैली आप सभी दोस्तों के तक पहुँची है। आप भी कविता लिखने का स्टार्ट कीजिए, कवि को समझिए। और ऐसे शख्सियत हमारे बीच उपस्थित थे जिनके जीवन शैली के बारे में सुनकर
हमको सीखने को सीखने को मिले, मिले। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार हमारे बीच उपस्थित श्री प्रभात कुमार शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा, व्याख्याता हिंदी को मैं तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद।